हेलो दोस्तों, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी मेंस पेपर 2 हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर से कहानी सीरीज में आज की कहानी है यह अंत नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित। और इस कहानी का यह सेकेंड पार्ट है। प्रथम पार्ट में कहानी के सारांश को पढ़े थे और सेकेंड पार्ट में भी कहानी का सारांश है, लेकिन उसका शीर्षक है दलित स्त्री अस्मिता का संघर्ष। तो आइए पढ़ते हैं दलित स्त्री अस्मिता का संघर्ष से संबंध में क्या है इस कहानी में। ग्रामीण जीवन में दलित स्त्री पर अत्याचार की घटनाओं की संख्या को देखकर नहीं लगता कि हम किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं। जातिवादी समाज की बर्बरता जाति श्रेष्ठता को दर्शाने वाली पर्याय बन गई है। भारतीय अभिजात्यवादी सभ्यता, संस्कृति और वर्ण वर्चस्व की यह न खत्म होने वाली प्रवृत्ति है। 16 वर्षीय फूलन देवी पर बेहमाई के 20 ठाकुरों द्वारा लगातार कई दिनों तक बलात्कार किया गया। उसे नग्न करके संपूर्ण गाँव के लोगों के समक्ष उसे कुएं पर पानी भरने पर मजबूर किया गया था। दलित स्त्री के स्त्रीत्व पर अमानुष अत्याचार करके उसके अस्तित्व मिटा देने की बेहमाई के ठाकुरों की जाति और वर्चस्व की निरंकुशता जातिवादी घृणा की पराकाष्ठा थी। यह अबोध असहाय किशोरी कामाग्ध बर्बर पशुओं के आगे बेबस थी। लेकिन स्त्री के अस्तित्व और अस्मिता को नकारने, उसे अपमानित करने के कारण जो आग फूलन देवी में भड़की थी, वह 20 से 22 वहसी ठाकुरों को गोलियों का निशाना बनाकर ही ठंडी हो पाई थी। फूलन को इस समाज ने नहीं बल्कि चंबल के भीड़ों ने सहारा दिया था। समाज के कथित स्वर्णों की बेरहमी, बर्बरता, पाशविकता ने फूलन की दस्यु सुंदरी बनने पर मजबूर किया था। एक स्त्री की अस्मिता का अपमान उसे क्या से क्या बना दे सकता है, इसका यह एक जीवंत उदाहरण है। इससे स्वर्ण जाति को से ग्रस्त समाज को बोध लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। बिरमा के स्त्रीत्व का अपमान भी इसी प्रकार के जाति ऐसे ग्रस्त कथित स्वर्ण जमींदार पुत्र की मनमानी को ही दर्शाता है। दलित परिवार के सभी सदस्य जब तक मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे अपना घर नहीं चला सकते। बिरमा का सारा परिवार तेजभान के खेत में धान काटने के काम में लगा था। शाम होने से पहले ही बिरमा को अकेले घर लौटना पड़ा। सर पर धान का गट्ठर उठाए वह तेजी से घर की ओर चल पड़ी थी। काम करते हुए उसे यह महसूस हो रहा था कि तेजभान का लड़का उसे निरंतर घूर रहा था। शाम को घर की ओर निकली बिरमा का रास्ता रोककर वह सचिंद्र खड़ा हो गया। न केवल उसका रास्ता रोका बल्कि उसने उसके शरीर से बिरमा के शरीर से उलझने की कोशिश भी किया। बड़ी बेशर्मी बेहयाई से बोला, सिर पर इतना बोझ है, थक गई होगी, थोड़ा सा सुस्ता लो। जैसे ही उसने अपने हाथ बिरमा की ओर अपमानित करने के लिए बढ़ाया, उसके स्त्रीत्व को एक भोग की वस्तु समझकर बढ़ाए थे। उसके हाथ जो है वो बिरमा की ओर एक भोग की वस्तु समझकर बढ़े थे। तभी बिरमा ने उसके जांघ के बीच में लात से एक भरपूर प्रहार दिया था। सचिंद्र ने एक दलित स्त्री को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा था, क्योंकि उसकी सोच में दलित स्त्री सम्मान के अधिकारी नहीं है। वह उसे भोग की वस्तु के रूप में ही देख रहा था। भौरी बाई का बलात्कार करने वाले कथित कामाग्ध स्वर्ण पुरुषों की यही प्रवृत्ति रही है। सचिंद्र इसी पुरोहितवादी परंपरागत जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है और बिरमा पर इसी प्रवृत्ति के कारण वह अत्याचार करना चाहता है। बिरमा उसके लिए एक व्यक्ति नहीं, केवल एक वस्तु है। कथित स्वर्णों पर सदियों पुरानी जातिवादी मनुवादी विचारधारा का प्रभाव कितना गहरा है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद दलितों को मिली समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों का हनन बड़ी मात्रा में देश में होता है, लेकिन पुलिस और विधायिका जैसी संस्थाएं और भी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं उत्पीड़ितों को कथित स्वर्णों पर सदियों पुरानी जातिवादी मनुवादी विचारधारा का प्रभाव कितना गहरा है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद दलितों को मिली समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों का हनन बड़ी मात्रा में देश में होता रहा है, लेकिन पुलिस और विधायिका आदि संस्थाएं उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाती, क्योंकि जातिवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव इन पर भी उतना ही है। बिरमा को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं दिया गया, लेकिन उसका भाई किशन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। लड़की के प्रति दलित परिवार भी उसी प्रकार अनुदार है जिसका शिकार सभी आम भारतीय परिवार हैं। अपने अनपढ़ होने का उसे एहसास और दुख भी है। भाई और उसके कॉलेज के साथियों के बीच होने वाली बहस विचार विमर्श वह ध्यान से सुनती है। उन्हीं की बातचीत में बार बार आते शब्द आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन उसके लिए केवल शब्द ही नहीं रह गए। वह उसके अर्थ जानना चाहती थी। किशन से पूछती तो वह उसे समझाने का कोशिश करता, लेकिन बिरमा को लगता कि वह समझ नहीं पा रही। वह मन समझ कर रह जाती। ऐसे क्षण में उसको लगता काश उसके बापू उसे स्कूल भेजा होता। किशन की तरह वह भी कॉलेज जाती तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी समझ में जरूर आती।
बीरमा अपने भाई की प्रतिभा से बहुत खुश थी। उसके जैसा बातें करने वाला गांव में कोई नहीं था। बिरादरी में तो कहा ही नहीं जा सकता। किशन को जब बीरमा ने अपने ऊपर हुए हमले की घटना से अवगत कराया तो उसके तन बदन में आग लग गई। वह आग बबूला हो गया। किशन बहन के अपमान में कोई भी चेतनाशील युवक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ और बापू के मना करने पर भी बीरमा ने किशन को सारी घटना जो है वह सुना दी थी। वह चाहती थी कि उसके साथ किए गए अन्याय की सजा जो है वह शोषक सचिंदर को जरूर मिले। किशन अपने दोस्तों से सलाह करता है, सलाह मशवरा करता है और उसके बाद इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने को तैयार हुआ। विचार विमर्श के बाद सभी की राय यह थी कि तेजभान ताकतवर आदमी है और उसके लड़कों पर हाथ डालने वाले का मतलब है कि आग से खेलना। सभी की राय थी कि सचिंदर से सीधा टकराने के बजाय पुलिस से मदद ली जाए। पुलिस के पास वो लोग जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया बल्कि अश्लील शब्दों से दलित स्त्री के साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त करके चुप करने की हिदायत तक दे डाली। पुलिस के जातिवादी और घृणात्मक रवैये से किशन और उसके साथी हैरान थे और गुस्सा से भर गए थे। अब वे इस अन्याय की तह तक जाकर उसे उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। बीरमा भी अपनी जगह अटल थी। गांव बिरादरी ने जब साथ देने से मना कर दिया तो आखिरी सहारा बच गया था पंचायत का। किशन और उसके साथी इस जनतांत्रिक संस्था की मदद से समस्या का समाधान ढूंढना चाहते थे। काफी सोच विचार के बाद प्रवीण ने सलाह दी बीरमा की ओर से पंचायत में शिकायत की जाए। प्रवीण पंचायती राज का पक्षधर था। उसका कहना था कि पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है, गांव की समस्या को निपटाना पंचायत का कर्तव्य है। इस फैसले से किशन कुछ असहमत था क्योंकि वह जानता था कि बिशन सिंह दलित होकर भी तेजभान का ही बैठाया हुआ मोहरा है और वह इस लड़ाई में बीरमा का साथ नहीं बल्कि तेजभान का ही साथ देगा। लेकिन जनतांत्रिक मूल्यों पर उसका भी विश्वास था। एक अर्जी तैयार की गई और बीरमा से उस पर अंगूठा लगवाया गया। अर्जी लेकर किशन ही प्रधान के पास गया था और घटना की जानकारी देते हुए भी अर्जी लेने से आनाकानी करते हुए प्रधान ने पूछा था, किस लिए अर्जी दे रहे हो? किशन अर्जी उसके हाथ में थमाकर लौट आया था। अर्जी के बाद खुद बिशन सिंह ने तेजभान को बताई थी और गुस्से में भरे तेजभान ने मंगलू को बुलाकर उसे डराया धमकाया और मंगलू को लगा कि जिस बात का डर था वही हुआ। बीरमा की बदनामी सारे गांव में होने लगी थी। स्त्री पर हुए अत्याचार की घटना का दोषी हमेशा स्त्री ही क्यों होती है? स्त्री को ही क्यों दोष दिया जाता है? पुरुष सत्तात्मक समाज का यही रवैया है। दोषी क्योंकि पुरुष होता है उसे गुनहगार नहीं माना जाता बल्कि उसके अधिकारों में इसे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की इस दोगली नीति के विरोध में कानून आज भी अपंग हो जाता है। बीरमा का न्याय के लिए संघर्ष करना परंपरावादियों की नज़र में उसके चरित्र को ऊंचा नहीं उठाया बल्कि उसे ही दोषारोपण करके चुप रहने का हर कोई जो है वह सलाह देता रहा। मंगलू गुस्से में भरकर जब किशन को पीटा तो बीरमा क्रोध से कांप उठी थी। उसने बापू के हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। आवाज में तीखापन भरकर बोली, वाह बापू, जो भाई अपनी बहन की आबरू की खातिर लड़ रहा है तुम उसे पीट रहे हो। और अचानक बीरमा के भीतर का सैलाब टूट पड़ा। बीरमा को रोते देख मंगलू भी रो पड़ा और उसने रोते हुए विवशता भरे शब्दों में कहा, तू ही बता बेटी, मैं क्या करूं? वे सब जालिम लोग हैं। बीरमा ने कड़क कर कहा था, कुछ मत करो बापू, जुर्म के आगे झुक जाने से भी क्या होगा। बीरमा ने जिन शब्दों और स्वर में यह बात कही उससे मंगलू का भी धैर्य बंधा था। वह जान चुकी थी कि आत्मसम्मान की लड़ाई में लड़की की बदनामी, आबरू मिट्टी में मिलना, कलंक लगना सब कुछ गौण बातें हैं। यह स्त्री के अस्तित्व को नकारने के लिए बनाए गए सामाजिक टोटके हैं जिसके डर से समाज का कोई भी उत्पीड़ित व्यक्ति, खास करके महिला, शोषक की शक्तियों के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं करती। स्त्री की आबरू का इस प्रकार एक काल्पनिक चित्र बनाकर रखा गया है कि जब भी स्त्री की बलात्कार या उसे छेड़खानी की घटना घटित हो, शंकाओं की सारी सुइयां उत्पीड़ित स्त्री पर आकर टिक जाती है। इस अन्यायपूर्ण परंपरा, मनुवादी विचारधारा का विरोध केवल संगठन के बल पर ही किया जा सकता है। पुलिस, विधायिका, पंचायत, सभी राजतंत्र और लोकतंत्र की संस्थाएं स्त्री विरोधी विचारों और प्रवृत्ति के लोगों को माने अड्डे बने हुए हैं जिनसे न्याय प्राप्ति की आशा करना आज एक मजाक बन गया है। पंचायत के अन्यायपूर्ण फैसले को सुनकर जब किशन समेत सभी उदास हो गए थे तो बीरमा ने पंचायती राज की बखिया उखाड़ते हुए कहा, किशन भैया ठीक कहते थे, पंचायत में न्याय नहीं होता, जाति बिरादरी देखी जाती है, गुंडागर्दी होती है पंचायत के नाम पे। उसके इस कथन में पंचायत के प्रति रोष झलकता था, लेकिन इस प्रकार की हार से वह निराश नहीं हुई। सबको संबोधित करते हुए बीरमा ने सभी को हिम्मत बांधते हुए कहा, इस हार पे मुंह क्यों लटका रहे हो? यह अंत नहीं है। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को जगाया है, इसे मरने मत देना। उसके भीतर कुछ उबल रहा था जो बाहर आना चाहता था। बीरमा के आत्मविश्वास को देखकर सभी दंग थे।
उसमें जगे आत्मबोध व आत्मसम्मान ने सभी को एकजुट होकर संघर्ष करने की शक्ति प्रदान की थी। उन्होंने मिलकर कहा था, ना बीरमा, यह अंत नहीं है, तुमने हमें ताकत दी है, हार को जीत में बदलेंगे, लोगों को विश्वास जगाकर, ताकि फिर कोई विषम परिस्थिति का मोहरा न बने। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कहानी के मुख्य पात्र जो बीरमा है, उसके द्वारा जाति संघर्ष में सफल होने के लिए एकता और संघर्ष करने की शक्ति की जरूरत को संकेत किया है, और दलित साहित्य की मूलभूत चेतना भी यही है। तो इस प्रकार यह कहानी जो है वह कंप्लीट होता है, जो कि एक दलित उत्पीड़न की घटना पर आधारित है। तो थैंक यू, थैंक्स।